हेलो एवरीवन। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है अभी, तो इसका चैप्टर सेकंड देखेंगे आज हम। मैंने जो कंक्लूसिव प्रूफ और में प्रिजम्पशंस जो थी वो अभी लेफ़्ट कर दिया है, क्योंकि आगे प्रिजम्पशंस आएंगी तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा आज आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए बात ना करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 चैप्टर 2 ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसमें हम क्या समझेंगे कि कोई फैक्ट कब रेलेवेंट होगा, मतलब उसकी रिलेवेंसी को चेक करेंगे हम। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। एविडेंस किसका दिया जाएगा? जो फैक्ट इन इशू हैं, यानी कि जो विवाद का विषय है, जिसके ऊपर आपका डिस्प्यूट हुआ है। मान लो मैंने किसी से एग्रीमेंट किया, ए और बी का एक एग्रीमेंट है, ए और बी का एक एग्रीमेंट है, तो उसमें अपन को वो डिनाई कर रहा है। तो इसमें फैक्ट इन इशू क्या हुआ कि हमारा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। तो एक डिनाई कर रहा है और एक बोल रहा है कि एग्रीमेंट हुआ है। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया। कोर्ट में जो जाएगा तो कोर्ट इसको सुलझाएगा कि हाँ वाकई एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसे हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। और रिलेवेंट फैक्ट, और किसका दिया जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट, जो उससे रिलेवेंट होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो उसको सपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट हुआ या कोई एविडेंस हुआ, विटनेस हुआ, वो सब क्या होंगे? रेलेवेंट फैक्ट होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, हमने पिछले बार भी समझा था कि रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और हमने फैक्ट, तो ये हमने तीनों टर्म समझी थी काफ़ी अच्छे से। आप पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। इसमें सूट और प्रोसीडिंग वर्ड यूज़ हुआ है। सूट यानी कि हम सिविल, और एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर अप्लाई होता है, इसलिए सूट और प्रोसीडिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू or such other facts are hereinafter declared to be relevant and of no others। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है? किसी भी वाद या कार्यवाही में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू ऑफ सच अदर फैक्ट आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर। यानी कि कोई भी फैक्ट के बारे में जो एविडेंस दिया जाएगा उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, वो फैक्ट वाकई अस्तित्व में था या नहीं था, एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, इससे रिलेटेड, यानी कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इशू ऑफ सच अदर फैक्ट्स आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। यानी कि जो सेक्शन 5 to 55 फॉल करेंगे, केवल उन्हीं को हम रेलेवेंट मानेंगे और उन्हीं के लिए हम कोर्ट में जाके उनको ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड ही जो होंगे फैक्ट इन इशू, उनसे रिलेटेड ही हम रेलेवेंट फैक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ नो अदर्स, यानी कि जो 5 to 55 फॉल करेंगे वही फैक्ट रिलेवेंट होंगे, इसके अलावा किसी भी केस में आप अदर फैक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन इसका पढ़िए। दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ये सिविल को ये बोल रहा है कि इसका कोई भी प्रावधान इंडियन एविडेंस का जो है एनेबल नहीं करेगा। सीपीसी में जो भी प्रोविजंस हैं वो अपने प्लेस पर हैं, और जो इंडियन एविडेंस बोल रहा है एक्ट, वो अपनी जगह है। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशंस देखिए आप। इसमें क्या बोल रहा है? ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन कॉजिंग हिज डेथ। ए ने बी को मृत्यु कारित करने के आशय से उसको लाठी से वार किया, ठीक है, हत्या करने के लिए। तो इसमें ए का ट्रायल हो रहा है। तो अब इसमें क्या क्या फैक्ट देखे जाएंगे? एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। अब इसमें इशू क्या क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या क्या है? एज बीटिंग बी विद द क्लब, यानी कि ए ने बी को किससे मारा? लाठी से मारा। क्या? एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या ए के ऐसे मारने की वजह से
कारण की वजह से बी की मृत्यु कारित हुई, यानी कि बी की हत्या हुई। एंड द अदर वन इज एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए का प्रीवियसली इंटेंशन था क्या बी को मारने का। तो ये सब क्या होंगे फैक्ट, ये सब रिलेवेंट, ये सब फैक्ट इन इशू है। क्या उसने उसको मारा तो क्यों मारा, उसकी पहले से कोई उससे दुश्मनी चल रही थी या कोई झगड़ा था, उसने लाठी से वार किया, किस चीज़ से वार किया, तो ये सब सेक्शन 5 में रिलेवेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये कोई ज़्यादा भी वो नहीं है। अब हम आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। अब सेक्शन 6 पे आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये हर बार मेंस के लिए भी आप इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इसके केस लॉज भी कुछ मैं बता दूंगी आपको। अभी मैंने अपने नोट्स नहीं खोले हैं, मैं आज ऐसे ही सोचा कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए अभी ऑनलाइन आई हूँ। देखिए अब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, आप बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हम बाद में एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आप एक चीज़, ये वर्ड जो दिया है ना सेम ट्रांजेक्शन, ये आपको कई जगह मिलेगा, सीपीसी में भी मिलेगा और आपको एविडेंस एक्ट में भी मिलेगा, कई जगह पे मिलेगा। तो सबसे पहले इस एक्ट का मीन समझिए आप, इसका मतलब क्या है। सेम ट्रांजेक्शन यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग होना। माना एक एक्सीडेंट में आपको सुनाती हूँ एक घटना, जो जिससे आपको ये वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं रोड पर जा रही थी, उधर से एक ट्रक आ रहा था, जस्ट सामने एक इंसान खड़ा हुआ था जिसके ऊपर से वो पास हो गया, ठीक है। तो वहाँ से मैंने आवाज़ लगाया उसको पीछे से, अरे भाई पीछे ट्रक आ रहा है, हटो वहाँ से, हटो वहाँ से। तो एक घटना क्या हुई इसमें, उस ट्रक का पास होना, उस इंसान का वहाँ से गुजरना और ट्रक का उसके ऊपर से पास हो जाना और मेरा चिल्लाना। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट हो गए, एक सीरीज़ में ट्रांजेक्शन हुआ। पहले वो ट्रक आया, मैं जब तक उसको चिल्ला पाती, जब तक वो ट्रक उसके ऊपर से पास हो गया, ठीक है। तो ये एक चेन क्रिएट कर रहे हैं, ये सर्कमस्टेंसेस चेन क्रिएट कर रहे हैं। तो जस्ट उसके बाद एम्बुलेंस आई, मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया कि हाँ भाई इसको उठाना है, तो एम्बुलेंस, तो ये क्या हो गया, इज द सेम ट्रांजेक्शन, इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो इस वर्ड का मीन यही है। एंड देन आफ्टर अब हम सेक्शन रीड करते हैं। आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेम ट्रांजेक्शन का मीन है यार एक ही पार्ट में चीज़ें, मतलब एक टू एक घटनाएं घटित होना, एक के बाद एक घटनाएं सेम ट्रांजेक्शन में उसी से रिलेटेड होना, ठीक है। तो ये हो गया सेम ट्रांजेक्शन। आप देखिए, facts which thrown not is issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and same place or at different time and a different place। देखिए ये सेक्शन क्या बोला है, हिंदी में देख लीजिएगा। ये देखो, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो एक ही सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं उनको रिलेवेंट इस सेक्शन में बताया गया है कि उनकी रिलेवेंसी इस सेक्शन में, अगर अपन बताएंगे कोर्ट को कि ये देखिए किस सेक्शन में रिलेवेंट है, अपन कहेंगे तो सेक्शन 6 में रिलेवेंट है। देखिए सर यहाँ ऐसे ऐसे इस विटनेस ने ऐसे देखा था, ये तो अपन सेक्शन 6 में उसको रिलेवेंट करवाएंगे। तो देखिए, जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, जो मेन फैक्ट इशू तो नहीं है लेकिन उस फैक्ट इन इशू से ऐसे रिलेवेंट हैं, वो ऐसे जुड़े हुए हैं विवादक से उस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, यानी कि वो एक ही घटनाक्रम में चल रहे हैं, ठीक है। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर विभिन्न समय और विभिन्न स्थान, चाहे फिर वो मैं वहाँ खड़ी थी, मान लो कोई इंसान दूर है और वो, तो भी वो इसमें रिलेवेंट है, चाहे वो एक ही टाइम पर हुआ हो या डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस पर हुआ है। अगर वो एक ही सीरीज़ को फॉर्म कर रहे हैं, मान लो कोई इंसान यहाँ से फ़ोन लगाता है, मुंबई जाके वो क्राइम करवाता है, तो ये सब जैसे कि अपन देखते हैं ना टेररिज्म वगैरह, तो उसमें क्या होता है, कोई इंसान बाहर से ऑफेंस करवाता है इंडिया में, तो ये सब सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं कि कोई कॉल लगा रहा है आपको इंडिया में, ऐसे अपन साइबर क्राइम वगैरह देखते हैं, तो लाइक दीज आर सो मैनी एग्जाम्पल्स हेयर। तो हमने ये देखा सेम ट्रांजेक्शन, मतलब अपन इसको कोर्ट में जब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो अपन सेक्शन 6 में कोर्ट को बोलेंगे देखिए सर यहाँ सेक्शन 6 में रिलेवेंट है, और अपन सेक्शन 5 में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये देखिए ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, इसलिए देखिए तो ये 5 to 55 फॉल करेगा।
वो ही इंडियन एविडेंस एक्ट में रहा होगा। और सेक्शन 6 में अपन सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, किसी ने देखा, कोई विटनेस है या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, अकरेंस ऑकर्ड जहाँ पर घटना घटित हुई है। ठीक है, ये टर्म्स की मीनिंग आप अच्छे से लीगल डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चूँकि मैं खुद ही प्रिपेयर कर रही हूँ चीज़ें के लिए, तो इसलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन। ए, खा को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। ए को मारकर उसकी हत्या के लिए बी पर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, का और खा, ए और बी या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। मान लो एक घटना घटित हुई, ए ने बी को मारा। ठीक है, वहाँ पे सी खड़ा था साइड से, तो जब वो घटना घटित हो रही थी या उसके बाद मान लो वहाँ पे पड़ा था, उसको खून निकल रहा था, तो ये सारी चीज़ें रिलेवेंट होंगी। तो अपन जब कोर्ट में जाएंगे तो उसको बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे इसने यहाँ देखा था, यहाँ ऐसे झगड़ा हुआ इनका। अपन जब कोर्ट जाएंगे तो ये सब विटनेस के काम आएंगे, ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ऐसा विटनेस उनको बुलाएंगे। तो अपन सेक्शन 6 में बोलेंगे देखिए सर ये ऐसे ऐसे रिलेवेंट है। ठीक है, अब अपन सेक्शन 7 में आते हैं। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है एविडेंस एक्ट का? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ये सारे ही सेक्शन अभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये प्रीलिम्स के इस पे, इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ जब मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन 6, 7, 8 थोड़ा थोड़ा मेंशन करना होगा। ब्रॉडली आपको सेक्शन 6 मेंशन करना होगा, लेकिन 7 भी उसी पार्ट में आता है। ठीक है, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, इसको अपन लास्ट सीन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें 3 चीज़ें रिलेवेंट हैं। क्या क्या? कॉजेशन, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, 3 चीज़ें। ठीक है, इसमें सेक्शन 7 में रिलेवेंट होंगी। जो अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु के परिणाम हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जो उसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया। सबसे पहले आप समझिए इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट क्या होता है? या तो किसी घटना का इमीडिएट इफ़ेक्ट हो सकता है, हाथों हाथ कोई घटना घटी और उसका जस्ट कॉज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अदरवाइज हो सकता है। इफ़ेक्ट 2 टाइप से होता है, या तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट अपन को दिख जाएगा या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट दिखेगा। ठीक है, और कारण मतलब ये चीज़ें आपको इलस्ट्रेशंस में पढ़िए, मैं बताती हूँ आपको, एक इलस्ट्रेशन समझा देती हूँ। सबसे पहले प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा, यानी कि रॉबरी का है। ये देखिए द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। तो ये देखिए इसमें क्या क्या रिलेवेंट है। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, ओके, और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। अब इसमें क्या चीज़, इसमें 3 चीज़ें रिलेवेंट बताई हैं ना सेक्शन 7 में, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। उसके पास पैसे थे, वो मेले में गया, तो उसने किसी को कॉज दिया, कारण दिया कि वो मेले गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसने बताया, तो उसने सामने वाले इंसान को क्या दिया, उसका वो दिया, ओकेजन दिया, ओकेजन क्रिएट कर दिया कि हाँ वो पैसा लेके गया और उसके पास धन था, उसने सामने वाले को बताया, तो उसको चोरी का अवसर ही तो दिया उसने। जब अगर वो नहीं बताता तो उसकी रॉबरी नहीं होती, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास धन है, उसने बता दिया था, तो उसने ओकेजन क्रिएट कर दिया सामने वाले के लिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, बारिश थी, वहाँ पर उसके गुत्थम गुत्थी के निशान पड़ गए, मतलब लड़ाई झगड़े के। देखिए सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, आपके शूज़ के मार्क्स हो गए, तो इसका काम होने के बाद उसका इफ़ेक्ट है, क्योंकि घटना तो पहले घटित हो गई और उसके मार्क्स बचे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट, मतलब घटना घटित होने के बाद उसका प्रभाव जो हुआ, वो तीनों चीज़ें सेक्शन 7 में रिलेवेंट होंगी। ठीक है, इसमें केस लॉज भी हैं, किसी दिन आपको जब डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं जल्दी लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, मेरे पास अभी नोटबुक नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिएगा। ये सेक्शन 8 बताती हूँ मैं। सेक्शन 8 में मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि इस सेक्शन 8 में क्या क्या रेलेवेंट है, सेक्शन 7 में क्या क्या रेलेवेंट है। तो सेक्शन 7 में तो 3 चीज़ें थी, ओकेज़न, कॉज और इफेक्ट। और सेक्शन 6 में आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, सेम ट्रांजेक्शन की बात हुई है, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें रेलेवेंट बोली हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन। एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein in relevant thereto, and the conduct of any person and offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or in influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous और subsequent thereto, ठीक है। अब इसका explanation second बोलता है, the word conduct is this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. And explanation 2 बोलता है, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. चलिए हम समझते हैं। आप बेरे खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल सेक्शन बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आई होप मैं सेक्शन 8 बाद में ही आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं एक बार सेक्शन 6 आपको और थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ, जब तक 1-2 मिनट। तो देखिएगा, इसमें क्या अपन ने सेम ट्रांजेक्शन्स की बात की थी, तो मैं इसमें आपको कुछ फैक्ट बता रही हूँ। एक लेडी थी, ये एक केस है जिसका फैक्ट है, केस मैं आपको बाद में मेंशन करवाऊंगी। एक लेडी थी जिसने जस्ट फ़ोन उठाया और टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन लगाया और उससे बोलती है जस्ट कॉल द पुलिस। तो उसने बस इतना बोला, जब तक कि उसका फ़ोन कट गया, जब तक वो ऑपरेटर पुलिस को फ़ोन लगाती जब तक उसका फ़ोन कट गया। एंड जब बाद में जब तक वहाँ पुलिस पहुँचती उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने इसको एज इसमें रेलेवेंट माना था, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना था ये केस में। मैं केस का नेम आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानता है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं मानता है। वो घटना जस्ट घटी, उसने जस्ट फ़ोन लगाया, उसकी डेथ होना, क्योंकि उसको आशंका थी कि हाँ उसकी कोई डेथ कॉज करने वाला है, तो इसलिए इसमें बताया गया है। और सेकंड आपको मैं बताऊं, इसमें सेम ट्रांजैक्शन का कुछ में पार्ट नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट, एक लेडी थी, इसका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड केस का फैक्ट है ये। एक लेडी थी, वो जस्ट बाहर आके चिल्लाती है, ओ आंट से मुझे वेडिंग फील्ड ने मुझे मारा, ओ आंट वेडिंग फील्ड ने मुझे मारा, और जस्ट वो मरी, डेथ कॉज हुई या मे भी हुई होगी। तो इसमें कोर्ट ने रेलेवेंट नहीं माना, क्योंकि जब वो उसे मार रहा था वो उस टाइम नहीं चिल्लाई, जब वो बाहर आ गई रूम से तब वो आके अपनी आंट को बोलती है, ओ आंट देखो वेडिंग फील्ड ने मुझे मारा। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना था इस केस में, क्योंकि उसमें इतना गैप था। तो इसमें टाइम गैप को देखना बहुत ज़रूरी होता है सेम ट्रांजैक्शन में, ठीक है। जस्ट घटना घटी, आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। घटना घटी और आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, बीच में ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। रीज़नेबल ड्यूरेशन है तो वो कोर्ट अलाउ करेगा, लेकिन अगर रीज़नेबल ड्यूरेशन नहीं है तो कोर्ट कांट अलाउ यू, एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी कंडीशन कोर्ट कांट अलाउ यू। ओके, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ अगर आपको चाहते हो कि मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और मैं वीडियो, मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ओके।